दोस्तों, अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर लाने के बाद अब ईरान के हर शहर, हर कस्बे में जश्न ही जश्न है। अब दोस्तों, इस जश्न के पीछे जो असली राज है वो ये है कि 40 दिन की इस जंग को जीतने के बाद और जिस तरह से ट्रंप और नेतन्याहू को शिकस्त दी है मुस्तफा खामनाई के निजाम ने, इस्लामिक सेना ने, उसके बाद ईरान अब मध्य एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब अमेरिका की मीडिया कह रही है, अखबार कह रहे हैं, चैनल कह रहे हैं। अब दोस्तों, दो ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो ईरान की तकदीर बदलने जा रहे हैं, काया पलट करने जा रहे हैं। एक तो हॉर्मुज की खाड़ी है जिस पर ये सारा युद्ध आकर रुक गया था। हॉर्मुज की खाड़ी जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल का रास्ता, गैस का रास्ता गुजरता है, उसका कंट्रोल अब ईरान की इस्लामिक सेना के हाथ में आ रहा है। और एक तरह से इस प्रस्ताव पर सहमति ट्रंप ने दे दी, इसीलिए वो बातचीत करने जा रहे हैं। और दूसरा, ट्रंप ने खुद कहा है कि बातचीत सफल होती है तो वो ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हैं, पाबंदी लगी है, वो हटा लेंगे। ईरान पर बरसों की पाबंदी हट जाएगी। ईरान अपने तेल को, गैस को, स्टील को, सारे सामान को खुलेआम दुनिया में ओपन मार्केट में बेच सकता है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्थिति आने के बाद ईरान मध्य एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, सऊदी अरब तक को भी पीछे छोड़ देगा। यानी यूएई, अबू धाबी, दुबई, कतर, कुवैत, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, बहरीन की तो बात ही नहीं हो रही, सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ने ईरान जा रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जा रहा है। और ये बात CNN, अमेरिका का सबसे बड़ा चैनल CNN और उसके सबसे बड़े एक्सपर्ट फरीद ज़कारिया कह रहे हैं। सुनिए जरा ज़कारिया साहब को। To charge $2 million per ship. So the number of ships that normally cross the Strait of Hormuz is about 100. You do the math, and JP Morgan has done the math. That is $90 billion of additional revenue for Iran. अब फरीद ज़कारिया जो हैं वो JP मॉर्गन, अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, उसकी रिपोर्ट का हवाला देके कह रहे हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी से एक शिप से तकरीबन 1 से 2 मिलियन डॉलर की आमदनी होगी और साल भर में $90 बिलियन ईरान को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो तेल अपना बेचेगा, जो अभी तक बेच नहीं पाता था पाबंदी की वजह से, उससे भी $60 बिलियन की आमदनी होगी। इसके अलावा जब ये सैंक्शंस हट जाएंगे तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि स्टील है, फार्मास्यूटिकल है, इसके अलावा यूरिया है, फर्टिलाइज़र है, एल्युमिनियम है, गैस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान मैन्युफैक्चर भी करता है, प्रोडक्शन भी करता है, उसको भी वो खुले बाज़ार में बेचेगा। अब यहाँ पर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स का आकलन है कि ईरान को जो एडिशनल इनकम होगी सालाना, वो 150 से 250 बिलियन के बीच में हो सकती है। यानी अतिरिक्त जो मुनाफा होगा वो 150 से 250 बिलियन तक के बीच में हो सकता है। अब दोस्तों, अमेरिकन कंपनीज़ हैं, खासकर जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं जैसे JP मॉर्गन बैंक है, इनकी जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इस वक्त जो आमदनी है, टोटल रेवेन्यू ईरान का है वो 100 से 120 बिलियन डॉलर है। सऊदी अरब का तो 3 गुना ज़्यादा है, 300 से 330 बिलियन डॉलर है। लेकिन पाबंदियां हटने के बाद, सैंक्शंस हटने के बाद, हॉर्मुज की खाड़ी में जो आप कह सकते हैं टोटल ट्रैफिक जो है वो आने के बाद, जब इस्लामिक सेना के हाथ में आ जाएगा, उससे जो आमदनी होगी, उससे जो आपको 120 बिलियन डॉलर की आमदनी दिख रही है, तकरीबन 350 बिलियन डॉलर हो जाएगी, सऊदी अरब से ज़्यादा हो जाएगी। और ये एक तरह का आकलन ईरान का नहीं है, ये आकलन अमेरिकन कंपनीज का है। और इसी तरह अगर आप देखें कि जो जीडीपी का साइज़ है, जो जीडीपी का साइज़ इस वक्त $400 बिलियन है, जबकि सऊदी अरब $1.2 ट्रिलियन है। अगर ये 3 गुना आमदनी होती है तो सऊदी अरब की तरह ईरान की भी जो जीडीपी है वो 1.2 ट्रिलियन प्लस हो सकती है। यानी सऊदी अरब से कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत और सैनिक ताकत तो है ही। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, उसमें शुक्रवार से इस्लामाबाद में बातचीत होने जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी बातचीत होगी जिसको पाकिस्तान मॉडरेट करने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं होंगे, फॉरेन मिनिस्टर तो होंगे लेकिन जो सबसे टॉप लीडर हैं मोहम्मद कालिबाफ, स्पीकर हैं मजलिस के,
पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ईरान के। मुस्तबा खामनाई के बाद नंबर 2 है, नंबर 2 नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं खामनाई के बाद। ये होंगे इस बातचीत में शामिल, और अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति। यानी दोनों देशों के जो नंबर 2 लीडर्स हैं वो सीधे इस बातचीत में बैठेंगे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मॉडरेट करेंगे। इसलिए चांसेस हैं कि बात बनेगी। लेकिन मैंने हमारे जो एक्सपर्ट हैं अमरीश मिश्रा, उनसे पूछा कि मान लीजिए बातचीत होती है, सही दिशा में आगे बढ़ती है, लेकिन ट्रंप का जो मिजाज है ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी टांग अड़ा सकते हैं। अगर ट्रंप ने 3-5 की कि नहीं साहब हम हॉर्मुज अब नहीं देंगे या सैंक्शंस नहीं हटाएंगे, तब क्या होगा? सुनिएगा आप अमरीश मिश्रा जी को, सुनिएगा, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं कि तब इस्लामिक सेना का रिएक्शन क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। और मैंने और भी कई सवाल अमरीश मिश्रा से पूछे। अमरीश मिश्रा एक्चुअली ईरान आते जाते रहते हैं, वहाँ की इकॉनमी को समझते हैं, मिलिट्री पावर को समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं। जितने भी बड़े नेता ईरान में इस वक्त हैं, सबके साथ उनका इंटरेक्शन है। अमरीश मिश्रा को भी सुनिए। और अमरीश मिश्रा को सुनने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके हौसला अफजाई से ही आवाज़ आप तक पहुंच रही है, बल्कि मैं कहूँगा आप ही की आवाज़ है जो आप तक पहुंच रही है। और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये भी चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना आपसे चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कोई कमी रह गई हो, खामी रह गई हो, तो ज़रूर ज़िक्र करिएगा कमेंट बॉक्स में। और किस तरह के वीडियोस मैं बनाऊं, इसका भी जिक्र आप ज़रूर कर सकते हैं। कोशिश करूंगा उस पर अमल करने की। अमरीश जी, पूरे ईरान में इस वक्त जश्न का माहौल है, सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन उसके बीच में ये भी कहा जा रहा है कि ये ना सिर्फ एक ऐतिहासिक जीत है, बल्कि रणनीतिक तौर पे स्ट्रेटेजिक विक्ट्री बहुत बड़ी, खासकर हॉर्मुज की खाड़ी को जिस तरह से अपने हाथ में ले लिया है। क्या आपको लगता है कि ये जो 2 हफ्ते हैं सीज फायर के, इसमें जिस तरह से ईरान ने कहा कि हम ही कंट्रोल करेंगे, जो भी वेसल्स आ रही हैं, जो भी जहाज टैंकर आ रहे हैं जा रहे हैं हॉर्मुज की खाड़ी से, उनको हम ही एस्कॉर्ट करेंगे, हम ही पैसेज देंगे, हमारी आर्म्ड फोर्सेस देंगे। क्या ये जाहिर करता है कि आने वाले समय में अब हॉर्मुज की खाड़ी ईरान के हाथ में रहेगी? बिल्कुल, ये तो देखिए अप्रत्याशित है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और इस पे दीपक जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जिस आईआरजीसी को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था, अब उसी से कोऑर्डिनेशन में ही हॉर्मुज से कोई पास हो सकता है, इस्लामिक सेना से। इस्लामिक सेना से। इसमें जो ईरान का आर्थिक फायदा, उस पर खैर हम बात करेंगे, लेकिन जो इस समय सैनिक जो हार हुई है अमेरिका की, सैनिक और पॉलिटिकल दोनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात साबित हो गई कि जो ट्रंप कह रहे थे कि हमने सब कुछ नष्ट कर दिया, वो झूठ था। ईरान के पास वो कैपेबिलिटी ही है और रहेगी कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मिलिटरीली कंट्रोल कर सके। जी, जो नया डेटा इस्लामिक सेना की तरफ से आया है, जिसको प्रेस टीवी जो आधिकारिक मीडिया है उसने भी उसको कंफर्म किया है, 15,000 मिसाइलें अभी भी हैं तोपखाने में ईरान के, और तकरीबन 45,000 ड्रोन उसके पास हैं। तो इसलिए ताकत अभी भी है। और ये दीपक जी रेडी टू फायर है, मतलब जो तैयार माल है। केवल ये जो आपने बताया, ये केवल तैयार माल है, रेडी टू फायर, कि अभी तुरंत फायर कर सकते हैं। जो बन रहा है और जो स्टॉक में ऐड होगा वो अलग है। जी, अमरीश भाई, ये बताइए कि जिस तरह से कैलकुलेशंस हो रहे हैं, और जेपी मॉर्गन ने कैलकुलेशन किया है, फरीद ज़कारिया ने कहा है कि एक शिप का $2 मिलियन ईरान को मिलेगा। इसका कैलकुलेशन 90 बिलियन डॉलर के आसपास आता है। सैंक्शंस हट जाएंगी तो 100-150 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा मिलेगा, ऑयल का, गैस का, और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं। तो मैं देख रहा था कि $350 बिलियन के तकरीबन आसपास सालाना कमाई है, ये दुगनी हो जाएगी, 650-700 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। तो क्या ईरान फिर सबसे बड़ी सैनिक ताकत ही नहीं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा मध्य एशिया का, मिडिल ईस्ट का, वेस्ट एशिया का? इसकी बिल्कुल प्रबल संभावना है। और ये देखिए, इसमें दीपक जी क्या है कि तेल का जो कैलकुलेशन है, जो आपने बता दिया, ऑलरेडी बता दिया फरीद जकारिया ने, जो कहा कि 90 बिलियन डॉलर साल, वो तो बहुत ही मामूली है। उसके अलावा जो 400-500 बिलियन डॉलर साल,
उसके साथ साथ जो बाकी ट्रेड है, ईरान में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं तेल के अलावा जो वो ट्रेड करना चाहता था, नहीं कर पा रहा। अब वो सब चीजें इंक्लूडिंग रेयर अर्थ मिनरल्स। अमरीश भाई, यही नहीं, स्टील का बहुत बड़ा कारोबार है उसके पास, अल्युमिनियम का जी, बहुत बड़ा कारोबार है, केमिकल्स जी, का ये भी बहुत बड़ा जी, कारोबार है, पेट्रोकेमिकल्स का। तो आप बहुत कह रहे हैं कि बहुत 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 बड़ी ताकत बन के उभर रहा है ईरान। बिल्कुल। अगर ईरान का फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलीश हो गया आने वाले सालों में, तब तो आप 5 साल में ये स्थिति मैं देख रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया को हरा देगा ईरान, आगे निकल जाएगा उससे। आगे निकल। अमरीश भाई, एक और सवाल जहन में आ रहा है और मुझे लगा कि आपसे ही पूछना चाहिए। इस पूरे खेल में जिस तरह से ट्रम्प जैसा आदमी घुटनों पे आ गया, सरेंडर कर गया, नेतन्याहू का तो कहीं अता पता नहीं सुबह से, सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ईरान का क्या था? ऐसी कौन सी चीज ईरान के पास थी कि ट्रम्प जो है वो भी झुक गए? ये तो दीपक जी ईरान की मिसाइल पावर, और क्या? जिसपे मिसाइल पावर, मिसाइल मिसाइल की जो ओके। ताकत ईरान की है, उसने पूरी मतलब सुपर पावर को झुका दिया। ये कोई मानने को नहीं तैयार था। अभी 10 दिन पहले तक जब जंग शुरू हो गई तो उसके बाद भी मेरी कितनी विशेषज्ञों से बात हुई, वो नहीं मान रहे थे, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, उसको हारना ही पड़ेगा। अरे कैसे हारना पड़ेगा, दुनिया बदल गई है। उसने ये अब इसके बाद दुनिया की सारी सेनाएं, सारे देशों की सेनाएं अपनी टैक्टिक्स बदलेंगी। अब ईरान ने दिखा दिया है कि तुम अगर एक सेक्टर पे केंद्रित करो और उसमें तुम अगर भारी पड़ जाओ तो तुम सुपर पावर को भी झुका सकते हो। जी जी और जी। और दूसरी बात ईरान ने एक चीज पकड़ी जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, यानी एक मिसाइल के लगातार जंग चल रही है, दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखो कि तुम्हारे देश के अंदर कोई प्लॉटिंग तो नहीं हो रही है, कोई सीआईए मोसाद काम तो नहीं कर रही है, उसको भी दबाओ। साइकोलॉजिकल वॉर, साइबर वॉर, माने इलेक्ट्रॉनिक वॉर, ये सारे जो मापदंड है इसमें जी ईरान खरा उतरा है। अमरीश भाई, एक और सवाल है कि अब ये जो बातचीत शुरू हो रही इस्लामाबाद में शुक्रवार से, जिसमें जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के वो बैठेंगे, और कालीबाफ स्पीकर पार्लियामेंट के, ईरान के पार्लियामेंट के मजलिस के, वो होंगे। सेकंड सीनियर मोस्ट लीडर हैं मुस्तबा खामनाई के बाद। तो दो सीनियर लीडर्स बैठ रहे हैं, तो बातचीत तो होगी और पहले से बेहतर बातचीत होगी जो ओमान के साथ पहले हो रही थी और जो बातचीत टूट गई। तो उम्मीद तो लगती है। लेकिन मान लीजिए ट्रम्प का जो मिजाज है, ट्रम्प जिस तरह से ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, अगर ट्रम्प ने कोई 3-5 किया, ट्रम्प ने टांग अड़ाई बातचीत के लिए कि नहीं नहीं हम ये शर्त नहीं मानेंगे, नहीं नहीं हम तो हॉर्मोज नहीं देंगे, नहीं नहीं हम तो पाबंदी नहीं हटाएंगे, फिर क्या होगा? नहीं तो फिर तो इस्लामिक सेना तैयार है ना, क्या? फिर? फिर तो इस्लामिक सेना तैयार है, इस्लामिक सेना तैयार है। उसके पास जो उसने अभी बताया है, जो मिसाइल्स का स्टॉक है, ड्रोन्स का स्टॉक है, प्लस जो रोज बन रहे हैं हथियार, तो यही चीजें जिसने विजय दिलाई ईरान को, इसका अनलिमिटेड स्टॉक ईरान के पास है। तो इसका कोई जवाब अमेरिका के पास नहीं है, जीसीसी कंट्रीज के पास नहीं, इजराइल के पास नहीं है, ये साफ हो गया, अरब देशों के पास नहीं। तो इसलिए ये तो एक अब बातचीत के दौरान अगर तुमने फिर से वही उसी तरीके की बात की तो एक तो दुनिया भी, अब तो पूरी तरह दुनिया खिलाफ हो जाएगी 101%। और दूसरी बात, ईरान फिर ऐसा मारेगा कि फिर ईरान जो उभरेगा तो फिर कोई ये तस्वुर कर ही नहीं सकता है। ओ माय थिंग्स गॉड। हैव चेंज। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प ने 3-5 करी तो फिर कयामत ही है इस बार, मतलब इस बार क्योंकि कयामत, और इस बार ये कयामत ईरान ढाएगा। ईरान रहेगा। एक और बात मैं जानना चाह रहा था आपसे कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इजराइल उसके भी पर कतर दिए हैं ईरान ने? हाँ बिल्कुल, देखिए इजराइल की इंपॉर्टेंस कितनी कम हो गई है दुनिया में कि इजराइल के साथ सब लोग अपने संबंध तोड़ने लगे हैं। जो गाजा के समय, जेनोसाइड के समय भी संबंध लोगों ने मौखिक रूप से यूरोपियन देशों ने कहा था हम तोड़ेंगे, आलोचना भी की थी, लेकिन किया नहीं था। अभी देखिए स्पेन ने पूरी तरह सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए हैं, फ्रांस ने सारे मिलिट्री रिलेशन तोड़ दिए हैं, पोर्चुगल ने मिलिट्री रिलेशन तोड़ दिए हैं, इटली में बातचीत चल रही। तो बहुत सारा, बहुत बड़ा एक इजराइल आइसोलेट होने जा रहा है इंटरनेशनल स्टेज पे। अमेरिका तो जी फिर भी थोड़ा बहुत 3-5 करके संभालेगा,
लेकिन इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो अब उसके साथ कोई खड़ा नहीं। इजराइल को भी अलग थलग कर दिया है, ट्रंप को भी घुटने पे ले आया है ईरान, अपनी आमदनी भी दुगनी करने जा रहा है, ताकत बढ़ रही है। पश्चिम में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति बन के उभरने की सारी संभावनाएं हैं। अमरीश भाई, चलते-चलते मुझे लगा कि एक सवाल वॉर हिस्टोरियन से पूछ लिया जाए। आप तो पूरी दुनिया भर की जंग कवर करते हैं, देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। ये बताइए कि एक सिंगल मैसेज में कहूँ, एक संदेश, चाहे वो भारत को, चाहे दुनिया के किसी देश को, इस 40 दिन की जंग से ईरान ने जिस तरह से एक सुपर पावर को झुका दिया, मैसेज क्या है? संदेश क्या है? इस जंग से जो निकल रहा है, सबक क्या है? लेसन क्या है? सबक ये है दीपक जी कि अगर आपके पास सैन्य ताकत है और अगर आपको लड़ने का तरीका आता है और तैयारी, ताकत ओके। ताकत और तैयारी, ये अगर आपके पास है तो फिर आप बड़ी से बड़ी पावर को झुका सकते हैं। तो आप सिकंदर हैं। अ, अमरीश मिश्रा बता रहे हैं कि भाई जो एक सिंगल सबक भारत के लिए भी हो सकता है, बाकी मुल्कों के लिए भी हो सकता है। अगर मिलिट्री पावर आपके पास है, ये जो बारूद की जो ताकत होती है, इसमें बड़ा दम होता है, बड़े-बड़े लोग घुटने पर आ जाते हैं। अगर ये ताकत आपके पास है, लड़ने का तरीका आपको मालूम है और तैयारी आपके पास है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है और पावर अगर आपके पास मिलिट्री की है, तो चाहे हो सकता है आप पर सैंक्शंस लगे हों, पाबंदी लगे हों, आप 10 देशों के बीच में फंसे हों, फतेह आपके करीब होगी, फतेह आपके करीब होगी और दुश्मन घुटनों पे होगा। ये एक मैसेज अली खामनाई ने ना रहते हुए भी ये मैसेज दिया है, क्योंकि उनकी तैयारी थी, 20 साल की तैयारी थी, मिसाइल की स्ट्रैटेजी थी और कहीं न कहीं सैन्य ताकत के साथ रणनीति भी बहुत, आप कह सकते हैं, अव्वल दर्जे की थी। और ये एक मैसेज भारत को भी है कि सेना मजबूत होनी चाहिए, जज़्बा भी होना चाहिए और कहीं न कहीं जो तरीका बता रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरीश भाई, आप आए, इस प्रोग्राम में आए, शामिल हुए, समय निकाला और आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।